हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब में से कई लोगों ने मेरा नाम पूछा था। माय नेम इज़ शिप्रा और आप मुझे तन्वी भी कह के बुला सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्टाइगेन सिक्योरिटी कंपनी के साथ कुसू एकेडमी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। फ़िलॉसफ़ी टीचर लुओ शिंगयांग वहां आ जाती है। वांग जी उसकी और वेंग की नज़दीकियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिन गुआंगशान ने लान शीरेन को इनवाइट किया था अपने ग्रैंडसन के बर्थडे पर वो नहीं जाता है। वो वांग जी से कहता है कि तुम वहाँ चले जाओ। वांग जी लान शीरेन से कहता है, तो अंकल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का क्या होगा? लान शीरेन टेबल पर अपने पेपर्स को रखते हुए वांग जी की ओर देखता है और कहता है कि हार्डवेयर का सामान अभी आना बाकी है और वे वुशियन डेटा एक्सट्रैक्शन का काम अकेला ही संभाल रहा है। वो कहता है कि वांग जी तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए ही तो वहाँ जाना है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। लान शीरेन वांग जी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन अब तुम्हें लोगों के साथ थोड़ा घुलने मिलने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये सुनकर वांग जी यह संकल्प कहकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी को सारी तैयारियां जल्द ही करनी थी क्योंकि कल उसे लानलिंग जाना था। वांग जी ने होटल एडवांस में ही बुक कर दिया था। जिन गुआंगशान के फर्स्ट ग्रैंडसन की बर्थडे थी। वांग जी को पूरी एक रात एक ही जगह पर वेंग के साथ गुजारनी थी। उसका दिल घबरा सा रहा था। वे वुशियन अपनी सिस्टर के साथ लानलिंग में ही था। वो भले ही वेंग को इग्नोर कर ले, पर जियांग यानली को इग्नोर करना उसके लिए आसान नहीं था। फाइनली वांग जी कोई टावर जहां फंक्शन होना था वहां पहुंच गया। बैंक्वेट हॉल पूरा रेड कलर से सजा हुआ था। वो जियांग यानली और जिन जीशुआन की ओर बढ़ने लगता है और उन दोनों को बो करके एक रेड एनवलप उनकी तरफ बढ़ा देता है। जिन जीशुआन वांग जी को थैंक यू बोलता है और उससे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए। वांग जी उनसे कहता है कि सॉरी अंकल यहाँ नहीं आ पाए, उन्हें कुछ काम था। जियांग यानली वांग जी से कहती है कि मुझे तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी उसे वेंग की आवाज़ सुनाई देती है जो जियांग यानली को जिए जिए कहकर बुला रहा था। ये आवाज़ सुनते ही वांग जी फ्रीज सा हो जाता है अपनी जगह पर। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वेंग, जियांग चेंग और वेनशिंग और एक यंग पर्सन दिखाई देता है जिसे वो पहचानता नहीं था। जियांग यानली वेंग को देखते ही कहती है आशियान। वेंग तुरंत ही जियांग यानली के गाल पर किस कर लेता है। वेंग बहुत प्यार से अपनी सिस्टर को देख रहा था। वो मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी जो आज तक वांग जी ने वेंग के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी, सिवाय टीनेज के दिनों के। वो वेनशिंग और वेनिंग दोनों को जिन जीशुआन और जियांग यानली से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो जियांग यानली से कहता है कि ये वेनशिंग है हमारी वाइस प्रेसिडेंट और ये वेनिंग है इनका भाई, हमारी हार्डवेयर टीम का हेड। जियांग यानली काफ़ी खुश थी। वो वेनशिंग और वेनिंग दोनों से कहती है कि मैं न जाने कब तुम दोनों से मिलने के लिए बेताब थी। मैंने काफ़ी सुना है तुम लोगों के बारे में। थैंक यू मेरे भाई का इतना ध्यान रखने के लिए। वेनशिंग जियांग यानली से कहती है कि यू आर वेलकम। जियांग चंग नाक सिकोड़ते हुए कहता है कि जिए जिए, आपको तो हम तीनों को थैंक यू कहना चाहिए कि ये वे वुशियन आज टाइम से यहाँ आ गया। वो आगे बढ़ता है और जियांग यानली के गाल पर किस कर लेता है, फिर जिन जीशुआन को ग्रीट करता है। तभी जियांग चेंग वांग जी की ओर मुड़ता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम यहाँ अपने अंकल की जगह आए हो। वांग जी ये सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है।
वैनशिंग आगे बढ़कर वांगजी को ग्रीट करती है और उससे कहती है कि मुझे तो तुम्हारे अंकल को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि फाइनली आज मुझे मौका मिल ही गया तुमसे बात करने का। वो वांगजी से कहती है कि ये मेरा छोटा भाई है वेनिंग, और उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाती है वांगजी से। वेनिंग चुपचाप और हल्का सा डरा सा था और वैनशिंग के पीछे खड़ा हुआ था। वांगजी वेनिंग से हैंडशेक करता है। वेनिंग वैनशिंग से काफ़ी अलग था नेचर वाइज। वांगजी को लगता है जैसे वेनिंग को कोई दुख हो। तभी जियांग यानली वेइंग और जियांग चंग से कहती है कि क्या तुम मम्मी और पापा से मिले। वेइंग वैनशिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मदर चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं और उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूं। वो वैनशिंग से कहता है कि जब से तुम यहाँ आई हो मदर तुम्हें ही देखे जा रही हैं। तभी जिन जिशुआन कहता है कि वो सही तो कह रही हैं, अब तुम्हारी एज हो गई है शादी की। वेइंग सरकास्टिक वे में जिन जिशुआन से कहता है कि थैंक यू, लेकिन मैंने आज तक किसी को ऐसी बात कहते नहीं सुना है। वेइंग कहता है कि मैंने अपने काम से ही शादी कर ली है। वांगजी कोई रिएक्शन नहीं देता, पर वो वेइंग के उन वर्ड्स को सुन रहा था जो कि उसे कांटे की तरह चुभ रहे थे। तभी उसे एहसास होता है कि जियांग यानली उसे ही देख रही थी। वो वांगजी से कुछ कहने ही वाली थी, तभी जिन जिशुआन बात काट देता है और वे वुशियान से कहता है कि अब जब तुम वापस आ ही गए हो तब तुम कई नए लोगों से मिल भी सकते हो यहाँ पर। वेइंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे पता है, पर बात इतनी सी है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। जिन जिशुआन वे वुशियान से कहता है कि मैं कुछ खूबसूरत और एलिजिबल लेडीज़ से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। वेइंग दांत पीसते हुए कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो ठीक है, मैं यहीं पर हूँ और तैयार हूँ किसी अच्छी लड़की से मैच मेकिंग के लिए, जिससे कम से कम आंटी यू परेशान नहीं होंगी, लेकिन मेरे साथ जियांग चंग की भी मैच मेकिंग करानी होगी। जियांग चंग ये सुनते ही वे वुशियान से कहता है आई एम फाइन, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से बाहर ही रहने दो, और वैसे भी तुम मुझसे बड़े हो। वेइंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि सिर्फ एक वीक से ही तो बड़ा हूँ ना तुमसे, और वैसे भी जियांग चंग तुम्हें शादी के लिए परेशान होना चाहिए। तुम्हें याद है ना कि कितने कितने ग्रैंड किड्स तुम्हें प्रोड्यूस करने हैं। जियांग चंग वेइंग से कहता है शट अप। उसके गाल बिल्कुल रेड हो गए थे। वो वेइंग से कहता है कि अपनी चिंता करो। तभी जियांग यानली कहती है कि हमें अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाना चाहिए क्योंकि पार्टी शुरू होने वाली है। वांगजी भी अपने लिए सीट ढूंढ रहा था जो कि फैमिली सेक्शन से दूर हो, पर ज़्यादातर सीट्स ऑलरेडी भर चुकी थी। मजबूरी में उसे हेड टेबल जो कि फैमिली के लिए बुक्ड थी उससे थोड़ी दूर पर ही बैठना पड़ा। तभी वेनिंग और वैनशिंग उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं। वैनशिंग वांगजी से कहती है कि क्या तुम पियानो बजाते हो। वांगजी ये सुनते ही चौंक जाता है। वो वैनशिंग से कहता है कि तुमने ये सवाल क्यों पूछा। वैनशिंग रिप्लाई देते हुए कहती है कि बस ऐसे ही, आनिंग भी पियानो बजाता है ना आनिंग। वेनिंग रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। वांगजी कहता है ओह मैं भी थोड़ा ही बजाता हूँ। वैनशिंग ये सुनते ही वांगजी से कहती है सच में। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि बहुत समय पहले मैंने पियानो बजाया था, पर अब मैं ज़्यादा पियानो नहीं बजाता। वैनशिंग कहती है ओह आई सी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई राज जान गई हो। तभी वेनिंग धीरे से और शर्माते हुए वांगजी से कहता है कि क्या तुम्हें म्यूज़िक अच्छी लगती है। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि म्यूज़िक मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। वेनिंग कहता है कि म्यूज़िक कितना सुकून देती है ना, हर टाइप के मूड के लिए म्यूज़िक होती है, स्पेशली जब हम सैड हों। वेनिंग अपने ख्यालों में खो जाता है। वो वांगजी से कहता है एक्सक्यूज़ मी मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो बैंक्वेट हॉल के बाहर जाने लगता है। वेनिंग काफ़ी उदास लग रहा था। वांगजी उसे ही देखे जा रहा था। वो वैनशिंग से पूछता है कि क्या वेनिंग ठीक है। वैनशिंग भी काफ़ी परेशान और उदास सी हो गई थी अपने भाई को ऐसे देखकर। वो कहती है कि वेनिंग ठीक हो जाएगा। वैनशिंग कहती है कि मेरा भाई काफ़ी सारी कठिनाइयों से गुजरा है, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी।
वांग जी ये सुनते ही वेनचिंग से कहता है आई एम सॉरी, पर वेनिंग काफ़ी उदास लग रहा है। वेनचिंग कहती है कि वेनिंग ने किसी अपने को खोया है। वांग जी ये सुनते ही चौंक जाता है। वेनचिंग रिप्लाई देते हुए कहती है कि 1 साल भी नहीं बीता है, आशिंग की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, इसलिए वेनिंग इतना ज़्यादा उदास है। वेनचिंग भी काफ़ी उदास हो गई थी ये सब बताते बताते। वो वांग जी से कहती है कि आशिंग और वेनिंग की इंगेजमेंट हो चुकी थी, पर एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। आशिंग अपने अंकल शाओ शिंगचेन को एक अपॉइंटमेंट के लिए लेकर जा रही थी, तभी एक दूसरी कार ने टक्कर मार दी। दूसरा पर्सन कार छोड़कर भाग गया। आशिंग और उसके अंकल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जो पर्सन भागा था उसका नाम शुयांग है और अब शायद वो पेरोल पर छूटने भी वाला हो। वांग जी शॉक्ड था ये सब सुनकर कि कैसे वेनचिंग इतना सब कुछ उसे बता रही थी। वेनचिंग वांग जी से कहती है कि तुम सोच रहे होगे ना कि मैं तुम्हें इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ। ऐसा लगा जैसे उसने वांग जी का माइंड रीड कर लिया हो। वेनचिंग कहती है लान वांग जी, मैं नहीं चाहती कि तुम वेनिंग के बारे में कुछ गलत सोचो। वेनिंग को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। वांग जी रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं कभी भी किसी दुखी पर्सन के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ। वेनचिंग उससे कहती है कि तुम एक अच्छे लिसनर हो, तभी किसी की आवाज़ आती है। वो और कोई नहीं जिन गुआंगयाओ था। वो वांग जी से कहता है कि अरे अरे बैठे रहो, और कहता है कि बहुत खुशी हुई वांग जी तुमसे दोबारा मिलकर। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वांग जी तुम्हारा बड़ा भाई कैसा है। वांग जी रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो ठीक हैं। जिन गुआंगयाओ कहता है कि मुझे लगता है कि लान शिचन काफ़ी बिजी है एकेडमी के काम से। वैसे तो उसका मेन बिजनेस लंदन में है, पर इस टाइम वो यहाँ हेल्प कर रहा है। वांग जी कहता है कि हाँ, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं लोगों से कम्युनिकेट करने में। जिन गुआंगयाओ उससे कहता है कि लान शिचन को मेरा हेलो बोल देना। वांग जी कहता है ओके श्योर, पर वो ये अच्छे से जानता था कि अब उसके भाई और जिन गुआंगयाओ का रिलेशन पहले जैसा नहीं रह गया था। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या था ये वांग जी को अभी तक नहीं पता चला। लान शिचन ने कुछ बताया ही नहीं था, पर वांग जी को ये ज़रूर पता था अच्छी तरह से कि निये मिंगजुए जिन गुआंगयाओ को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था। तभी वहाँ एक पर्सन आता है जो जिन गुआंगयाओ के कंधे पर हाथ रख देता है। जिन गुआंगयाओ उससे कहता है कंट्रोल योरसेल्फ। वो पर्सन कहता है कि इट्स फाइन, वैसे भी हम पार्टी में हैं ना। वो था जिन जीशुन, जिन गुआंगयाओ का कज़न। जिन गुआंगयाओ काफ़ी एम्बेरस्ड फील कर रहा था। वेनिंग भी वापस आ गया और उसके पीछे वेइंग भी था। वेनचिंग के बगल में बैठ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे 2 मिनट का टाइम दोगी। वेनचिंग वेइंग से कहती है कि अपनी आंटी का दिल तोड़ना है ना तुम्हें, इसलिए तुम मेरा टाइम मांग रहे हो। वे वुशियान कहता है कि वेनचिंग तुम तो सब जानती ही हो ना। ये सुनते ही वेनचिंग अपनी सीट से उठ जाती है। तभी जिन जीशुन उनके सामने शैम्पेन की बोतल लहराने लगता है। मेरे न्यू कज़न के लिए एक टोस्ट प्लीज़। ये कहकर वो टेबल पर रखे ग्लासेस को शैम्पेन से फिल करने लगता है और 2 गिलास उठा लेता है। वो एक गिलास वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। वांग जी से कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ ड्रिंक करो। वांग जी गिलास को एक्सेप्ट नहीं करता और जिन जीशुन से कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, पर जिन जीशुन उसे फोर्स करने लगता है। जिन गुआंगयाओ उसको बहुत समझाने की कोशिश भी करता है, पर जैसे लग रहा था कि जिन जीशुन को कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। जिन जीशुन कहता है कि पानी के साथ कौन टोस्ट करेगा, क्योंकि जिन गुआंगयाओ ने उसको ये सजेस्ट किया था। वांग जी कहता है कि मैं सच में ड्रिंक नहीं कर सकता। अब तो उसे गुस्सा आने लगा था, उसका पेशेंस जवाब देने लगा था। जिन जीशुन कहता है कि वांग जी अगर तुमने ड्रिंक नहीं किया तो मुझे बुरा लगेगा। ये सुनकर वांग जी कुछ कहने ही वाला था, तभी वे वुशियान वहाँ आता है और जिन जीशुन के हाथ से शैम्पेन का गिलास ले लेता है। वेइंग जिन लिंग के नाम पर टोस्ट करता है और फिर वो एक ही बार में शैम्पेन पी जाता है।
जिन जीशुन चौंक जाता है ये सब देखकर। वेंग उससे कहता है कि जिन जीशुन, अब तो तुम खुश हो ना। फिर वो वेनशिंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। वेनशिंग पीछे मुड़कर लवांगजी से कहती है कि मेरी बातें सुनने के लिए थैंक यू। आई होप कि बाद में तुमसे और भी बातें होंगी। वेंग लवांगजी की तरफ देखता है और वेनशिंग से कहता है तुम्हें और क्या बातें करनी है। वेनिंग भी पीछे पीछे चल रहा था उन दोनों के। वेनशिंग वेंग को रिप्लाई देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में लान वांगजी से बातें करनी है कि तुमने क्या क्या शैतानियाँ करी हैं। वेंग ये सुनकर हंसने लगता है। वांगजी वेंग को जाते हुए देख रहा था। उसका दिल बेचैन सा था। वो खाली पड़े शैंपेन की गिलास की ओर देखने लगता है। उसका दिल वेंग के लिए थैंक यू फील कर रहा था। वेंग ने आज वांगजी को बचा लिया था। उसने ड्रिंक को दोबारा कभी हाथ नहीं लगाया जब उसे स्कॉच पीने के कारण चक्कर आया था और उसके बाद चोटें भी आई थी। वेंग को नहीं पता था कि अगर वांगजी ने ड्रिंक कर लिया होता तो क्या हो जाता। वेंग वांगजी के साथ गलत होते नहीं देख सकता था। वांगजी को लगता है कि शायद वेंग उससे इतनी नफरत नहीं करता है जितना कि उसे लग रहा था। वेंग एक काइंड पर्सन है। उसे कभी भी अच्छा नहीं लगता था अगर किसी के साथ कुछ गलत हो तो फिर वो वांगजी ही क्यों ना हो। अब एक चीज़ जो वांगजी को चाहिए थी वो थी एक नामुमकिन सी उम्मीद। शाम होते होते वांगजी काफ़ी थक चुका था। वो बैंक्वेट हॉल की बालकनी में खड़ा था। तभी उसे वेंग की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ जियांग चंग और वे वुशियन आपस में बातें कर रहे थे। जियांग चंग वेंग से कहता है कि क्या माँ ने सच में मान लिया है कि तुम और वेनशिंग डेट कर रहे हो। वेंग कहता है हाँ, उनको यकीन हो गया है और वेनशिंग मेरी बिज़नेस पार्टनर भी है, इसलिए आंटी यू को लगता है कि मेरा रिलेशन इस बार ज़रूर सक्सेसफुल होगा। जियांग चंग ये सुनते ही वेंग से कहता है कि क्या ये सच है। वेंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और जियांग चंग से कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो जियांग चंग। वेनशिंग मेरी बहन की तरह है, वो भी डरावनी। वांगजी चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। वो गहरी सांस लेता है और ये सोचता है कि वेंग और जियांग चंग वहाँ से जाएं तो वो बाहर निकले। जियांग चंग वेंग से कहता है कि तुम्हें वापस आकर यहाँ कैसा लग रहा है। वेंग कहता है कि उसका दम घुट रहा है, खासकर इन सब चीज़ों की वजह से और ज़्यादा। वेंग जियांग चंग से कहता है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है गर्लफ्रेंड के मैटर में। जियांग चंग ये सुनते ही वेंग से कहता है देखो देखो कौन बात कर रहा है। वो वेंग से कहता है कि लास्ट टाइम कब था जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ था। वेंग ये सुनते ही जैसे लगता था कि बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया हो। उसके एक्सप्रेशन आइस जैसे हो गए थे। वो जियांग चंग से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है। बिल्कुल शांति सी छा गई थी कुछ देर के लिए। तभी जियांग चंग कहता है कि वे वुशियन वांगजी को दोबारा देखकर तुम्हें कैसा लगा। वांगजी चुपचाप ये सब खड़ा सुन रहा था। अचानक से उसकी बॉडी बिल्कुल हॉट हो गई थी। वेंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि जियांग चंग क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाया था। जियांग चंग कहता है कि सच में, मुझे तो लान वांगजी इतना अलग भी नहीं दिखता। वेंग कहता है कि आई स्वेयर मैं सच में उसे पहचान ही नहीं पाया बिल्कुल भी। मैंने आज तक किसी को इतना डल और पेल नहीं देखा। जियांग चंग कहता है कि वांगजी तो हमेशा से ही ऐसा रहा है। वो कहता है कि वेंग लान वांगजी अभी भी तुमसे लंबा है। वेंग ड्रिंक पीता जा रहा था और अपने ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे कि वो जियांग चंग की बातों पर ध्यान ही ना दे रहा हो। वेंग कहता है कि मुझे तो लगता था कि वांगजी हम सबको पीछे छोड़ देगा। स्कूल के दिनों में तो उसकी ओर देखना भी कठिन होता था। मैंने एक बार उसे म्यूज़िक ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ वो नहीं गया। उसके लिए बहुत पैशन चाहिए था जो उसके पास नहीं था। वांगजी अपनी सांसों को रोके हुए था और कोशिश कर रहा था कि वो अपने दिल में उठने वाले दर्द को महसूस ना कर सके। वांगजी राइट हैंड से अपने सीने को कसकर पकड़ लेता है जिससे उसकी तकलीफ़ कुछ कम हो सके, पर उसके हार्ट पर चोट का निशान था जो वांगजी को अब बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था। तभी जियांग चंग वेंग से कहता है कि चलो एक और ग्लास ड्रिंक करते हैं हम।
वेंग वहाँ से जियांग चंग के साथ जाने लगता है। अब वहाँ ला वांगजी अकेला ही रह गया था। वांगजी सोचता है कि वेंग ने जो कुछ भी कहा वो सच है। मैं वो सब डिज़र्व नहीं करता और ना ही अब मेरा कोई दोस्त है। वेंग के वर्ड्स वांगजी के सीने में कांटे की तरह चुभ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी पैरालाइज सी हो गई हो। अभी तक उसे एक उम्मीद सी थी कि सब ठीक हो जाएगा उसके और वेंग के बीच में, पर अब वो उम्मीद भी पूरी तरह से टूटती हुई नज़र आ रही थी। वांगजी सोचता है कि वो कितना बेवकूफ़ है ना, जो झूठी उम्मीद लगा के बैठा हुआ था। वो अपनी घड़ी की ओर देखता है। उसके पास आधे घंटे से भी कम का टाइम बचा था वहाँ से जाने में। वो टूट चुका था, पर वो अपने आप से कहता जा रहा था कि वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। कैसा लगा आप सबको आज का पार्ट, मुझे बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।